गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर 2 हम कर रहे हैं। पार्ट 3 इस वीडियो का है। टुडे वी डिस्कस द सोशलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर की हम जहां से शुरू करना है, हमने लास्ट वीडियो में जो चैप्टर किया है, हम एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से चैप्टर शुरू किया था। In my 2 videos, we discuss about the liberals, radicals, and conservative societies, and then the industry society and society change, and coming of the socialism in Europe, support the socialism। यहाँ तक हमने चैप्टर किया था। आज हम चैप्टर शुरू करेंगे द रशियन रेवोल्यूशन से। द रशियन रेवोल्यूशन से हमने फिर इकोनॉमी ऑफ द सोसाइटी करना है, उसके जस्ट नेक्स्ट सोशलिज्म इन रशिया करना है, और हम यहीं तक का चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक का चैप्टर हमने आज यहाँ रीड करना है। एनसीईआरटी में भी आप अच्छे से इसको रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Today we start the third part of this video, Socialism in Europe and Russian Revolution, Part 3, Chapter 9. Okay, we start the topic. Russian Revolution. Unlike in Europe, socialists took over the government of Russia through October Revolution of 1917. अक्टूबर, ये जार निकोलस का फोटो दिया है साथ में। यहाँ जार निकोलस का शासन था, और यूरोप में 1917 में अक्टूबर में ये रशियन रेवोल्यूशन शुरू हो गया था। बेसिकली द फॉल ऑफ द मोनार्ची इन फेब 1917 फॉलो बाय द इवेंट ऑफ द अक्टूबर आर कॉल्ड द अक्टूबर रशियन रेवोल्यूशन। बेसिकली जो अक्टूबर में एक क्रांति हुई थी, जिसे हम अक्टूबर क्रांति भी बोलते हैं, उसी के नाम से रशियन रेवोल्यूशन का नाम जाना जाता है। उससे पहले रशियन रेवोल्यूशन को किसी भी तरीके से हम नहीं जानते। 1917 में जो अक्टूबर क्रांति हुई थी, अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था, उसी को हम इस रेवोल्यूशन का नाम जानते हैं। अब ऐसा अक्टूबर में क्या हुआ था, उन सब सर्कमस्टांसेस को एक स्टोरी के रूप में हम इसमें आगे बढ़ते हैं। 1914 में देखिए, अब द रशियन एम्पायर इन 1914। 1917 तक आते आते ऐसी क्या चीजें हुई जो 1914 में ऐसी क्या चीजें हो गई जो 1917 में रेवोल्यूशन का कारण बन गई। इन 1914 जार निकोलस सेकंड रूल रशिया एंड इट्स एम्पायर। जार निकोलस राजा था, जो पीछे फोटो दिखाई। बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मॉस्क्यू, द रशियन एम्पायर इंक्लूड करंटली डे फिनलैंड, लातविया, लिथुनिया, एविस्ता, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड ये सब चीजें यहाँ पे इसका राज्य स्थापित था। इट्स स्ट्रेस टू द पैसिफिक एंड, इसने पैसिफिक को भी कंट्रोल कर लिया था। एंड कंप्राइज टुडे सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया को भी इकट्ठा करने पे लगा हुआ था, जैसे एशियन स्टेट एस पर जॉर्जिया, अमेरिका एंड जेराबेंजम, ये सब इन चीजों को जोड़ रहा था। द मेजोरिटी रीजन्स वर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। ऑर्थोडॉक्स होता है दबाव डाल के किसी चीज को मनवाना, रिजिड जिस तरीके से हम करें। क्रिश्चियन धर्म को अपनाने के लिए सब लोगों पर दबाव डाला जा रहा था। बट द एम्पायर आल्सो इंक्लूड कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट एंड मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। लेकिन वहाँ समाज में कैथोलिक भी थे, प्रोटेस्टेंट भी थे, मुस्लिम भी थे और बुद्धिस्ट भी थे, लेकिन लोगों को दबाव डाल के क्रिश्चियन बनाया जा रहा था। नेक्स्ट जो है, ये रशियन एम्पायर के आसपास का एरिया दिखाया गया है, जहां पे बहुत सारे जो है उनकी, जस्ट ए मिनट, जहाँ पे रशियन एम्पायर किस तरीके से था। ऑस्ट्रिया हंगरी है, जर्मनी है, और ब्लैक सी दिखाया गया है। ये पुराना एशिया का मैप है जो उस टाइम पे था। अगर हम आज देखें तो रशिया एम्पायर के आसपास देखो जिन देशों के आप नाम ले रहे हैं, यूक्रेन, पोलैंड, जर्मनी, आज के टाइम में ये रशिया एम्पायर इतना श्रिंक हो गया है, उस टाइम पे ये चीजें इसी के अंदर इंक्लूड थी। अगर हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं इसको, ये आज टुडे का मैप है, जो ब्लू कलर रशिया है और जो ग्रीन कलर रशिया एम्पायर है वो 1914 का मैप है।
ये अब यहाँ इकोनॉमी और सोसाइटी कैसी थी। अबाउट 85% ऑफ रशियन वर एग्रीकल्चरिस्ट, लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। यूरोपीय की कंट्री में सबसे ज़्यादा जो लोग थे वो किसान थे। इंडस्ट्री वाज वेरी लेस, इंडस्ट्रियाँ बहुत कम थी। कुछ ही पोर्शन में इंडस्ट्री लगती थी। सेंट पीटर्सबर्ग में और मॉस्को दो जगह ऐसी थी जहाँ पे इंडस्ट्रियाँ स्थापित थी। क्राफ्टमैन अंडरटेक मच ऑफ द प्रोडक्शन वर्क अबाउट लार्ज फैक्ट्री एग्जिस्ट अलोंग साइड एंड क्राफ्ट वर्कशिप। जो क्राफ्टमैन थे वो undertook much of the production work, but large factories existed alongside and the craft shops पे या फैक्ट्रीज से बाहर अलग रखनी पड़ती थी। उनका इतना ज़्यादा सिस्टम नहीं बन पाता था। मैंने इंडस्ट्री वर सेटअप इन रशिया के अराउंड में हो गई थी 1890 की सेंचुरी में। इकोनॉमी सोसाइटीज होती अराउंड 90s में। रेलवे एक्सटेंडेड हो चुका था। कोल प्रोडक्शन हो गई थी। कोल प्रोडक्शन डबल होने के कारण रेलवे अपने आप ही एक्सटेंड हो जाना था, क्योंकि रेलवे लाइन थी वो इन्हीं से चलती थी। एंड प्रोडक्शन क्वाड्रलेप्ड, और प्रोडक्शन भी बढ़ गई थी, स्टील की प्रोडक्शन। मोस्ट इंडस्ट्री वर प्राइवेट, सारी इंडस्ट्रियां प्राइवेट थी, गवर्नमेंट के अंडर नहीं थी। गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड करती थी उनके वर्क को, मिनिमम वेजेस देती थी, लिमिटेड हावर्स से लोग काम करते थे। बट समटाइम्स द रूल वर ब्रोकन एंड वर्क्स हैड टू वर्क टू अराउंड 15 आवर्स ए डे। लगभग मतलब रूल्स जो थे वो तोड़ दिए जाते थे, वर्कर्स को 15 घंटे तक काम करना पड़ता था। एंड द अकोमोडेशन वेरिड फ्रॉम द रूम्स टू डोमेटीज। और जो इस तरीके की जो थी ये हर जगह खुली नहीं होती थी, इनको दबा के रखा जाता था। मतलब जहाँ पे रूल तोड़े जा रहे हैं ये हर जगह खुले में नहीं होता था, कहीं कहीं रूल्स को तोड़ के लोगों से 15 घंटे तक काम करवाया जाता था वर्क। इसलिए जो सोशल ग्रुप्स जो थे वो इसके प्रति आवाज उठाते थे, और जो आवाज उठाते थे उन्हें 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया था। सम ग्रुप्स हैड स्ट्रॉन्ग लिंक इन द विलेज, कुछ लोग विलेज से बिल्कुल लिंक थे। दिन में काम करने के लिए शहरों से विलेज में आते थे, शाम को दोबारा वापस शहरों में चले जाते थे। वर्कर वर डिवाइडेड स्किल के अकॉर्डिंग बनते थे। ए मेटल वर्कर जो था पीट्सबर्ग में, जो मेटल का काम करने वाला लोग थे वो अपने आप को एरिस्टोक्रेट मानते थे, मतलब सबसे बड़ी सोसाइटी है, क्योंकि वो सोचते थे कि उनसे ज़्यादा स्किल कोई भी वर्कर नहीं है। स्किल्ड वर्कर जो थे अपने आप को सुपीरियर मानते थे। वुमेन थी वो 31% टोटल लेबर में काम करती थी और 1914 में, और उन्हें पेड जो था वो लेस किया जाता था, मैन से लेस पेड किया जाता था। अगर किसी काम के लिए किसी मैन को 100 रुपये दिए जाते हैं तो उनको सिर्फ उसमें से 33 रुपये या 31 रुपये ही दिए जाते थे मेहनत के। डिवाइड अमंग द वर्कर इज विजिबल इन द क्लॉथ्स एंड मैनर आल्सो। अब उनकी जो वर्कर्स की जो क्लास थी वो क्लॉथ से भी बटी थी। कोई किसान था वो किस टाइप के कपड़े पहनेगा, और जो एरिस्टोक्रेट फैमिलीज थी, बड़ी बड़ी फैमिलीज थी, वो किस टाइप के कपड़े पहनेगी। ये एनसीईआरटी की बुक में पिक्चर्स भी दिखाई गई है कि वुमेन जो एरिस्टोक्रेट फैमिली से रिलेटेड है वो काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, और एक गाँव से रिलेटेड जो वुमेन है उसकी ड्रेस कोड बहुत कम था। ये हर सोसाइटी में इस तरीके से डिवाइडेशन थी। Despite division, the workers form associations, organize strikes। मतलब अगर कोई वर्कर का इस तरीके से दमन करता था तो ऐसी एसोसिएशन भी बन गई थी जिनके कारण स्ट्राइक कर दी जाती थी। और ये स्ट्राइक जो थी फ्रिक्वेंटली प्लेस लेती थी कॉटन मिल्स में 1896 में, 97 में, एंड मेटल फैक्ट्रीज में 1902 में। ये बार बार से फैक्ट्रीज में स्ट्राइक्स होती रहती थी। इन द कंट्री साइड का मतलब है विलेज में। द कंट्री साइड पीजेंट्स का मतलब किसान। फिल्ड द मोस्ट ऑफ द लैंड बट द नोबल एंड क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टी। किसानों के पास जमीन थी लेकिन सबसे ज़्यादा जो हिस्सा था वो नोबलमैन, क्राउन या ऑर्थोडॉक्स चर्च पादरी लोग जो थे वो इन सब जो लार्ज प्रॉपर्टी थी उनको रखते थे। Like workers, the peasants too were divided in the also in religious। जैसे वर्कर्स बटे हुए थे अलग अलग कैटेगरीज में, इस तरीके से किसान भी अपने अपने धर्मों के अकॉर्डिंग अलग अलग बटे हुए थे।
दे डिड नॉट हैव रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी एक्सपेक्ट फ्यू केसेस, कुछ केसेस में को छोड़कर उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। द नोबल डिवाइड देयर पावर देयर सर्विसेज एंड जार निकोलस, जो नोबल लोग थे उन्हें डिवाइड कर दी जाती थी उनकी पावर्स को, कि जिस तरीके का काम जार निकोलस उन्हें देता था उनकी पावर्स भी उसी तरीके से बढ़ती चली जाती थी। इन रशिया द पीजेंट्स वांटेड टू लैंड नोबल टू द गिवन टू देम, रशिया में पीजेंट्स चाहते थे कि लैंड जो है नोबल्स को दे दिया जाए ताकि अच्छे तरीके से उन जमीनों को चलाया जा सके। द फ्रिक्वेंटली रिफ्यूज टू पे रेंट एंड मर्डर, अब अगर कोई लैंडलॉर्ड किसानों से अगर पैसे मांगने आता था तो वो उसको पैसा देने से भी मना कर देते थे और उसका मर्डर भी कर देते थे। इन 1902 ही ऑकर्ड ए लार्ज स्केल इन साउथ रशिया, इसे 1902 में साउथ रशिया में ऐसी बहुत सारी ज़्यादा वारदातें हुई थी। एंड इन 1905 सच इंडिकेट्स टुक प्लेस ओवर रशिया, 1905 में भी बहुत सारे ऐसे केस रशिया में सामने आए जब किसानों ने लैंडलॉर्ड को मार दिया। Russian peasants were different than to Europeans in one more way, that was the pooled their land periodically and commune mir divide it according to need and individual family। एक रशिया में पीजेंट्स के बीच में बहुत अच्छी बात भी होती थी कि वो अपने यूरोपियंस लोग थे वो अपने जो ज़मीन थी उसे पीरियोडिकली बांट देते थे, मतलब 10-15 साल के बाद या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद जैसे भी वो कन्वीनियंट होते थे उस ज़मीन को इकट्ठा करते थे और उनको फिर दोबारा से जिसके घर में ज़्यादा ज़रूरत है ज़मीन की या जिस घर में मेंबर्स ज़्यादा हैं कम है उसके अकॉर्डिंग उन ज़मीनों को दोबारा से बांट देते थे और उसी के अकॉर्डिंग खेती की जाती थी। इससे कोई भूखा नहीं रहता, सबके घर में अच्छा अनाज हो जाता था। और इस जो इकट्ठा करने की सिचुएशन थी, जो ज़मीन को इकट्ठा करते थे उसे मिर कहा जाता था, मिर के अकॉर्डिंग उस ज़मीन को इकट्ठा किया जाता था। फिर है सोशलिज्म इन रशिया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर लीगल इन रशिया, सारी पार्टिकल लीगल थी रशिया में। दीज वर वैल्यू ओनली पार्टी दैट वाज सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, एक ही सिर्फ पार्टी ऐसी थी जिसमें जो 1898 में पाई गई जिसे सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी कहा जाता था। ये पार्टी फॉलो करती थी कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को, बट कार्ल मार्क्स बताया था मैंने एक सोशलिस्ट हुआ था, बट ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी इट हैड ऑपरेट एज द लीगल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इनकी पॉलिसीज थी वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो रूल थे उन्हें भी फॉलो करना पड़ता था। द पार्टी हैड सेट अप न्यूज़पेपर्स, मोबिलाइज्ड वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स, पार्टी हर चीज़ करती थी, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स देती थी, वर्कर्स के जीवन को तेज़ गति से चलाना या सुधार करवाती थी और स्ट्राइक भी ऑर्गेनाइज करवाती थी। सम सोशलिस्ट फेल्ट दैट द कस्टम ऑफ डिवाइडिंग द लैंड पीरियोडिकली मेड द पीजेंट्स नेचुरल सोशलिस्ट, वो कुछ सोशलिस्ट सोचते थे कि जिस तरीके का ये चला हुआ था कि लोग अपना पीरियोडिकली ज़मीन को इकट्ठा कर देते हैं और फिर प्रॉफिट को बांट देते हैं, ये पीजेंट्स नेचुरली सोशलिस्ट ही बनते जा रहे हैं। Thus, the socialists in Russia felt that it is not the workers but the peasants who would be made force of the revolution। अब वो कह रहे थे कि हमें अगर इनको चलाना है, अगर सोशलिस्ट लाना है तो सबसे पहले किसानों को अपने अंडर में लाओ, क्योंकि 85% जो पॉपुलेशन है वो किसान है, वर्कर्स से ज़्यादा किसान है, किसानों को अपने अंदर मिला लो तभी हमारी मजबूती बनेगी। द सोशलिस्ट फॉर्म द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, सोशलिस्ट ने एक सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी बनाई 1900 में एंड बिफोर ही हैड स्टार्टेड द एक्टिविटी इन द कंट्री साइड टू, और अपने गांव में इन्होंने एक्टिविटी करना शुरू कर दिया। द पार्टी डिमांडेड दैट द लैंड वाज नोबल शुड बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट, अब वो कहते थे कि ज़मीन को जो है किसानों को दे दिया जाए, बट द सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद द आइडिया, लेकिन जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो इस आइडिया से बिल्कुल खुश नहीं थे कि किसानों को न देकर नोबल लोगों के हाथ में दान जानी चाहिए ताकि उस ज़मीन का अच्छे तरीके से बंटवारा हो सके। एंड आर्ग्यू ऑल द पीजेंट्स वर नॉट हैव द सेम स्टेटस एंड द पुअर एंड
worker other while which rich landlord capitals he had employee work them। अब कुछ किसान ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे कि लैंडलॉर्ड जो है या जमींदार जो है उनके अंडर हम काम करें या उनके अकॉर्डिंग ही हम अपना पैसा कमाएं। वो चाहते थे कि ये सब चीज़ें छूट जानी चाहिए। एंड द लेलिन फेल्ट दैट, लेलिन नाम का जो राजा था या जो एक सोशलिस्ट था, वो क्या सोचता था, डिफरेंशिएशन विद इन द टू कुड बी द पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट। वो चाहता था कि सब लोग इस सोशलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा बनना और उनको जोड़ना, इसलिए उसने डिवाइड किया। कुछ लोग तो उस सोसाइटी को मानते थे, कुछ उस सोसाइटी को नहीं मानते थे, इसलिए अब दो टाइप्स में पार्टी बट गई। फर्स्ट पार्टी का नेता जो था व्लादिमीर लेनिन था, जो बोल्शेविक ग्रुप की पार्टी थी, दैट वाज इन द representative society like the Tsarist Russia, and the party is to be disciplined in terms of नंबर ऑफ। उसमें पार्टी के अंदर उन्होंने जो बोल्शेविक ग्रुप था उन्होंने लोगों को एक ऐसी पार्टी का हिस्सा बना दिया, बाकायदा उनके नाम लिखे गए, उनकी क्वांटिटी मेंशन की गई ताकि लोग आज बोल्शेविक ग्रुप में हैं कहीं कल मोनशेविक में अपना हिस्सा ना बन जाए। इसलिए उनको फिक्स कर दिया गया कि आप इसमें आओगे तो इसी ग्रुप में रहोगे। और मोनशेविक ग्रुप में जो थे अदर थे, उन पार्टी शुड बी ओपन इन ऑल द जर्मन्स, जर्मनी में सारी खुली हुई थी। अब एक और यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके की मीटिंग्स वहाँ होती थी। अलेक्जेंडर सिलोफिनकेव सोशलिस्ट वर्कर था, उसने अपने एक लेटर में बताया कि कैसे ऑफिशियली हम फैक्ट्रीज में वो करते थे। प्रोपेगेंडा वाज डन इन द प्लांट एंड शॉप इन इंडिविजुअल बेसिस। कोई भी अगर इशू होता था, कोई प्रॉब्लम होती थी, वो डिस्कस की जाती थी। देयर वर आल्सो डिस्कशन सर्कल, लीगल मीटिंग टुक प्लेस इन द मैटर कंसर्न ऑफिशियली इशू पे। किसी ऑफिस में कोई अगर गलत बात हो रही तो उसके ऊपर इशू होता था, उसको करते थे। लेकिन उन एक्टिविटीज को स्किलफुल इंटीग्रेटेड इन जर्नल स्ट्रगल ऑफ लिबरेशन ऑफ वर्किंग क्लास। उन मीटिंग्स को अरेंज करने के लिए वो लंच टाइम, इवनिंग ब्रेक या फिर फ्रंट ऑफ द एग्जिट के बाहर जाके करते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कोई न कोई अगर ऑफिशियली जो अधिकारी अगर उन्हें देख लेगा तो शायद उनको इस चीज़ की पनिशमेंट मिल जाएगी। मोस्ट ऑफ अलर्ट द वर्कर फ्रॉम द प्लग एंड डोरवे। कुछ लोग पहरा देते थे जब तक कि वो मीटिंग अंदर ओवर होती है तो कहीं बाहर से कोई अधिकारी ना आ जाए, और जैसे ही कोई अधिकारी आता तो वो तुरंत उन लोगों को आगाह कर देता था। या फिर अगर पुलिस केस होता या पुलिस आती तो इतनी देर में ही सब लोग एकदम से अपने अपने कामों पर नेसेसरी डिसीजन टेकन, वो मेन जो डिसीजन लेना था कमेटी डिसीजन ले चुकी होती थी और सब लोग अपने अपने कामों पर लगे हुए मिलते थे। तो पुलिस अरेस्ट भी किसको करती, कोई अरेस्ट करने के लिए नहीं मिलता था। ये चैप्टर था पार्ट 3। यहाँ तक का आपने चैप्टर कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी, उसमें हम नेक्स्ट पोर्शन करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।